नमस्कार। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जरूरी विषय कोई और नहीं। तो चलिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को इतनी तेजी से कवर करेंगे कि तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। हाँ, हम जानते हैं इतिहास की इतनी सारी तारीखें, संधियां, अलग अलग नाम, इनकी लिस्ट से तो सिर चकराने लगता है ना। पर फिकर नॉट, ये जो हमारी चर्चा है ना, ये इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो आज हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। समझ लीजिए ये एक रोड मैप है। हम देखेंगे कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन महत्वपूर्ण संधियों की, खास करके उन संघर्षों से शुरू करते हैं जिन्होंने दक्षिण भारत की किस्मत ही बदल दी। अब ये स्लाइड देखिए, ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी है। मैसूर के उत्थान और पतन की कहानी सिर्फ 4 संधियों में। जरा सोचिए, पहले युद्ध में हैदर अली इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अंग्रेजों को मद्रास की संधि के लिए मजबूर कर दिया। और फिर चौथे युद्ध तक आते आते लॉर्ड वेलेस्ली के सामने टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी क्या थी, धीरे धीरे विस्तार करना। अब यहां देखिए, इस टेबल से पता चलता है कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के समय पावर बैलेंस कैसे लगातार बदल रहा था। सूरत की संधि से शुरुआत हुई, फिर बीच में कई उतार चढ़ाव आए और आखिर में सालबाई की संधि ने इस जंग को खत्म करके अगले 20 साल तक शांति बना दी। इससे उस दौर के बदलते राजनीतिक समीकरणों का साफ पता चलता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसमें आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1846 में ये जो 2 संधियां हुई, लाहौर और अमृतसर, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए, पहले लाहौर की संधि से पहला आंग्ल सिख युद्ध खत्म हुआ, फिर उसके ठीक बाद अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटिश ने कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया। हाँ, बेच दिया। और इसी से जम्मू और कश्मीर रियासत की नींव पड़ी। यह ब्रिटिश डिप्लोमेसी का एक क्लासिक उदाहरण है। तो संधियों की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश कानून ने समाज पर क्या असर डाला। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये सामाजिक सुधारों का एक पूरा टाइमलाइन है। सती प्रथा के अंत से लेकर शारदा एक्ट तक ये कानून दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे भारतीय समाज में खास करके महिलाओं की स्थिति और शादी की उम्र जैसे मुद्दों पर कानूनी बदलाव आए। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये गोल्डन लिस्ट है। एक्ट का नाम, साल और उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, ये तीनों चीजें एक साथ याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम आज़ादी की लड़ाई के आखिरी दौर में चलते हैं, वो फाइनल काउंटडाउन जब चीजें बहुत तेजी से बदलीं। उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने आजादी की रफ्तार को बढ़ा दिया। 1940 का दशक, क्या तेजी से घटनाएं बदली। ये टाइमलाइन बिल्कुल वही दिखाता है। देखिए, 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हुआ, तो उसके अचानक बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, और फिर आखिर में 1947 का माउंटबेटन प्लान, जिसने आजादी के साथ साथ देश के बंटवारे का रास्ता भी तय कर दिया। हर एक घटना अगली घटना की वजह बनी। ये आखिरी 10 साल का एक क्विक रिकैप है। कांग्रेस के सेशन तो बहुत हुए, लेकिन ये कुछ खास हैं। इनमें से हर एक सेशन एक मील का पत्थर है। जैसे 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, फिर 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन एक और सवाल बनता है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू 1925 में। और फिर 1929 का लाहौर सेशन, जहां पहली बार स्वराज से आगे बढ़कर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई। ये कांग्रेस की सोच में आए बड़े बदलावों को दिखाता है। तो पॉलिटिकल माइलस्टोन्स के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से एक नए भारत की आवाज बुलंद की। उनके अखबार उनकी आवाज बन गए। राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम आते ही हमें सोशल रिफॉर्मर याद आता है। लेकिन ये टाइमलाइन देखिए, वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। एक तरफ उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस जैसे लेख लिखकर विचारों की क्रांति शुरू की, तो दूसरी तरफ हिंदू कॉलेज और ब्रह्म समाज जैसे संस्थान बनाकर जमीन पे काम किया। सती प्रथा के खिलाफ उनका अभियान तो मील का पत्थर था ही। सच कहूं तो उनके काम ने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये इंडियन जर्नलिज्म की पूरी यात्रा है। हिक्की के बंगाल गजट से शुरू होकर राष्ट्रवादी अमृत बाजार पत्रिका तक हर अखबार ने लोगों की सोच को एक आकार दिया। और हां, एक प्रो टिप ले लीजिए, उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी अखबार था। यह सवाल तो इतनी बार एग्जाम्स में आया है कि गिनती नहीं, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम अपने आखिरी
लेकिन शायद सबसे दमदार सेक्शन पर आ गए हैं, विद्रोह और क्रांति। यहां हम उन अलग अलग विद्रोह की चिंगारियों की बात करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है। अक्सर लगता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ शहरों में पढ़े लिखे लोगों ने लड़ी, पर सच ये है कि सन्यासी विद्रोह से लेकर मुंडा विद्रोह तक किसान और आदिवासी समुदाय ब्रिटिश शासन के खिलाफ सदियों से लड़ रहे थे। ये आम आदमी के संघर्ष की गाथा है। क्रांतिकारी संगठनों की ये लिस्ट उनके विकास को दिखाती है। देखिए, शुरुआत में अनुशीलन समिति जैसी गुप्त समितियां बनी, फिर इन्हीं से प्रेरित होकर बना HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका मकसद था अंग्रेजों को हटाना। लेकिन काकोरी कांड के बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेताओं ने इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा और बना दिया HSRA। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये क्रांति के मकसद में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब आज़ादी के साथ साथ एक समाजवादी देश का सपना भी जुड़ गया था। तो एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे और दूसरी तरफ लंदन में बातचीत की कोशिशें भी हो रही थीं। इसी सिलसिले में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? जवाब है 3 गोलमेज सम्मेलन। पर इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक में हिस्सा लिया। वो था दूसरा वाला, जिसमें महात्मा गांधी गए थे। ब्रिटिश विस्तार की एक और पॉलिसी थी जो बहुत बदनाम हुई। उसे कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। पॉलिसी सिंपल थी, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। सतारा, झांसी, नागपुर ये सब इसी पॉलिसी का शिकार हुए। और हां, ये 1857 के विद्रोह के सबसे बड़े कारणों में से एक बन। सोचिएगा जरूर, इन सब घटनाओं में से, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो, 1885 में कांग्रेस का बनना हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, वो कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था जिसने सच में भारत की आज़ादी का रास्ता तय कर दिया? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए पढ़ते रहिए। तो हमारा ये सुपरफास्ट रिवीजन यहीं खत्म होता है। नमस्कार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये खास आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम दिसंबर 2025 के उन सभी जरूरी घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे महीने की खास तारीखें और उनके थीम्स, फिर देश और दुनिया की बड़ी घटनाओं पर बात करेंगे, उसके बाद इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ से ये समझेंगे, और आखिर में बात होगी अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और पर्सनैलिटीज की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर की महत्वपूर्ण तारीखों की। इनको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दिसंबर का महीना जरूरी दिनों से भरा हुआ है। इन तारीखों को एकदम नोट कर लीजिए। 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल नेवी डे। 10 दिसंबर है ह्यूमन राइट्स डे। 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर गुड गवर्नेंस। अच्छा, अब ह्यूमन राइट्स डे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये 1948 की ऐतिहासिक घोषणा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और हां, इस साल की थीम है मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं। एग्जाम के लिए ये 2 तारीखें बहुत जरूरी हैं। भारत में इससे जुड़ा कानून 29 सितंबर 1993 को लागू हुआ और बस कुछ ही दिनों बाद 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC बनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश में क्या कुछ बड़ा हुआ। बात करेंगे पॉलिसी, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस से जुड़े कुछ अहम बदलावों की। इस महीने एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ मनरेगा स्कीम में। सबसे पहले तो इसका नाम बदल गया है। नया नाम है विकसित भारत जी राम जी। अब इसमें काम की गारंटी भी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। लेकिन एक और बड़ा चेंज है फंडिंग मॉडल में। पहले पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब ये 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच बंट गया है। यह पॉलिसी से जुड़े एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब देखिए, इस महीने एक काफी विवादास्पद विषय सामने आया। वो था अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक किसी पहाड़ी को अरावली पहाड़ी तभी माना जाएगा जब वो कम से कम 100 मीटर ऊंची हो। इससे इस पुरानी पर्वत श्रृंखला के बड़े हिस्सों की कानूनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। दिसंबर का महीना भारत के लिए कई पहली बार वाली उपलब्धियों का महीना रहा। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। 2 नए रामसा साइट्स भी जुड़ी हैं, एक राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में,
जिससे अब कुल संख्या 96 हो गई है। मध्य प्रदेश में देश के पहले वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे की शुरुआत हुई और राष्ट्रपति भवन में हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। तो अब देश से निकलकर जरा दुनिया पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि भारत ने कूटनीति और रक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये टेबल दिसंबर में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज का एक क्विक स्नैपशॉट है। भारत ने मालदीव के साथ एक्यूरन, मलेशिया के साथ हरिमाऊ शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति और यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास किया। डिफेंस से जुड़े सवालों के लिए ये नाम और देश बहुत जरूरी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण 3 देशों का दौरा भी किया। पहला स्टॉप था जॉर्डन, जहां राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए। इसके बाद इथियोपिया का ऐतिहासिक दौरा हुआ, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था, और वहां उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। और दौरे का अंत ओमान में एक बड़े आर्थिक समझौते पर साइन के साथ हुआ। एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर भी है। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नेवल बेस बनाने की इजाजत दे दी है। ये बेस लाल सागर पर पोर्ट सूडान के पास बनेगा, जो इस पूरे रीजन में रूस के बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की, जहां दिसंबर में बड़े बड़े निवेश और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ने खूब सुर्खियां बटोरी। तो सबसे पहले बात इस बड़े नंबर की, $17.5 बिलियन। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट ने ये विशाल इन्वेस्टमेंट भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनाउंस किया है, जो 2026 से 2029 के बीच होगा। और मजे की बात यह है कि ये एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल एआई हब बनने की रेस में कितना आगे है। और ये चार्ट तो एआई में भारत की जबरदस्त कहानी खुद ही बयां कर रहा है। बस इस जंप पर गौर कीजिए। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत 4 पायदान ऊपर चढ़कर सीधा तीसरे नंबर पर आ गया है, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। ये वाकई में देश की बढ़ती हुई टेक पावर का सबूत है। और अब कुछ ऐसा जो सीधे भविष्य से आया लगता है, गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर। सोचिए जरा, इसका मकसद है स्पेस में सोलर पावर डेटा सेंटर्स बनाना, ताकि भविष्य की कंप्यूटिंग जरूरतों के लिए एक सस्टेनेबल और सुपर पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। और अब आखिर में चलिए उन लोगों और टीमों को जानते हैं जिन्होंने इस महीने अपने अपने फील्ड में कमाल का प्रदर्शन किया। तो ये हैं महीने के कुछ बड़े ग्लोबल अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। यूएनईपी का बहुत ही प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड तमिलनाडु की सुप्रिया साहू को मिला। रोमन गॉफमैन को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नया चीफ बनाया गया। और संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। भारतीय स्पोर्ट्स के लिए ये एक ऐतिहासिक पल था। चेन्नई में हुए फाइनल में भारतीय टीम ने हांगकांग को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया। क्या शानदार जीत थी। सुरक्षा पहले, उत्पादन बाद में, ये कोट नए शांति बिल का मूल मंत्र है। ये भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक लैंडमार्क कानून है जो 2 बड़े काम करता है। पहला, ये न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलता है, और दूसरा, रेगुलेटरी बोर्ड AERB को और ज्यादा पावर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आइए इस सवाल पे थोड़ा सोचते हैं। पॉलिसी में बदलाव से लेकर टेक्नोलॉजी की छलांग तक, इन सभी घटनाओं में से कौन सी आने वाले सालों में भारत पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? मनरेगा में सुधार, एआई में इतना बड़ा निवेश, या फिर एनर्जी सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन?